Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's, last class topic, you can ask me. जो हमने last class में पढ़ा था, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई हो टॉपिक में तो आप अभी पूछ सकते हैं. किसी को भी अगर हमने लास्ट जो पढ़ा था उस टॉपिक में कोई दिक्कत आई है किसी को भी तो भी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके. तो आज हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ ताइवान. चियांग काई शेक defeated by the CCP fled in 1949 to Taiwan with over US $300 million in gold reserves and crates of priceless art treasures and established the Republic of China. चियांग काई शेक जो है जो हार गए थे सीसीपी से, ठीक है, वो गए 1949 के अंदर ताइवान और उन्होंने उनके पास में क्या था, काफ़ी ज़्यादा उनके पास में गोल्ड रिजर्व्स थे और प्राइसलेस जिसकी कीमत नहीं लगा सकते उस तरह का उनके पास में आर्ट था, ठीक है, आर्ट का खजाना था. और उन्होंने वहाँ जाके रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो इस्टेब्लिश कर दी. Taiwan had been a Japanese colony since the Chinese ceded it after 1894 to 95 war with Japan. अब क्या हुआ था, ताइवान जो है वो क्या थी, पहले जापानीज कॉलोनी थी जब तक कि चाइना ने वहाँ पर जो है अपना आधिपत्य नहीं जमाया, ठीक है. 1894 से 95 के दौरान वहाँ पर उन्होंने चाइना और जापान के बीच में लड़ाई हुई. The Cairo Declaration 1943 and the Potsdam Proclamation 1949 restored sovereignty to China. अब ये जो declaration हुए हैं 1943 के अंदर और 1949 के अंदर, वहाँ पर क्या, चाइना के अंदर क्या हुआ, restored sovereignty to China, यानी कि वहाँ पर स्वतंत्रता तो है एक तरीके से, जो खुद के राज्य होता है लोगों का, ठीक है, उस हिसाब से चाइना के अंदर वो वापस से रीस्टोर होने लगी. जो पहले चल रहा था संभ्रुता, एक तरीके से हिंदी प्रॉपर शब्द है, ठीक है, आधिपत्य जो है राज्य यानी गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से स्टैब्लिश होने लगी. Massive demonstrations in February 1947 had led the GMD to brutally kill a whole generation of leading figures. February 1947 के अंदर GMD जो थे उन्होंने इसका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है अभी, अपन देखते हैं आगे. जीएमडी जो है उन्होंने पूरी एक जनरेशन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था. द जीएमडी अंडर चियांग काई शेक वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश अ रिप्रेसिव गवर्नमेंट forbidding free speech and political opposition and excluding the local population from the positions of power. अब इनका मेन एम क्या हो गया था उस समय में, ये क्या कर रहे थे वहाँ पर जीएमडी जो थे वो चियांग काई शेक के अंडर चल रही थी चीज़, और ये अब क्या वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट बसाना चाह रहे थे जो जहाँ पे आज़ादी ना हो लोगों को बोलने की, ठीक है, और इनके सामने कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं रहे और यहाँ की जो लोकल जनता थी उनको किसी भी पावरफुल पोजीशन नहीं मिले, ठीक है, ये इनका मेन मोटिव था उस समय में. However, they carried out land reforms that increased agricultural productivity. इसके बावजूद ये जो इनकी गलत वो चल रही थी, गलत इनकी नीति थी, एक तरीके से आम जनता को ये बोलने का हक नहीं देना चाहते थे, उनको कोई पर्टिकुलर पावरफुल पोजीशन में नहीं रखना चाहते थे. उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि लोगों से लैंड लेकर के लोगों को, ऐसे लोगों को बांटे और वहाँ पर क्या इम्प्रूव करी इन्होंने, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करी and modernize the economy so that by 1973 Taiwan had a GNP second only to that of Japan in Asia. अब इन्होंने इतनी मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी भी अपनाई, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था भी इन्होंने अपनी सुधारी, अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सुधारी और उसके बाद में इन्होंने एक अच्छी पोजीशन गेन करी. जापान के बाद एशिया के अंदर ही आते हैं जापान, चाइना, इंडिया, ये सब चीज़ें, ठीक है. तो एशिया जो है उसके अंडर सेकंड पोजीशन पे ये लोग, वेट अ मिनट,
सेकेंड पोजीशन पे ये लोग आ गए थे, ठीक है। 1973 के अंदर जापान के बाद में ताइवान ताइवान एक अच्छी पोजीशन पे आ गया था। The economy, largely dependent on trade, has been steadily growing. जो आर्थिक व्यवस्था जो सिर्फ व्यापार पे डिपेंड करती थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्थिर स्पीड पर बढ़ रही थी। But what is important is that the gap between the rich and poor has been steadily declining. जो important चीज़ है वो ये है कि जो गैप हुआ करता था रिच और पुअर के बीच में वो धीरे धीरे अच्छी स्पीड पर डिक्लाइन यानी कम भी हो रहा था, यानी कि लोगों की ग्रोथ वहां पर भी हो रही थी, ठीक है। अभी तक इन दो पैराग्राफ्स के अंदर कोई प्रॉब्लम? No, मैम ma'am. सॉरी, वापस से बोलेंगे, आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं थी। मैम यस। मैम ये 1973 तेवान वाली जो लाइन है ना, इसमें ये हेडर जीएनपी सेकंड, एक बार ये समझा दो। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको जीडीपी भी बोला जाता है, ठीक है, कई बार। अब क्या हुआ था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप समझेंगे या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप समझेंगे तो जैसा हमने देखा कि ऊपर ये जो शियांग काई शेक के अंडर चल रही थी चीज़ें, जहाँ पे ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा रहे थे और उनको पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं चाहिए था और लोगों को लोकल गवर्नमेंट लोकल लोग जो थे उनको पावरफुल पोजीशन नहीं दे रहे थे। उसके साथ साथ इन्होंने अच्छे काम किया की थी कि इन्होंने इंक्रीज कर दी थी एग्रीकल्चरल यानी खेती बाड़ी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी और मॉडर्नाइज इकोनॉमी जो है उसको भी इन्होंने इम्प्रूव करा था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ताइवान का एक बहुत अच्छा स्टैंड हो गया, यानी ताइवान जो है वो अच्छे स्टेब्लिश्ड हो गया एक तरीके से, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ा उसका, और वो बेसिकली किसकी वजह से बढ़ा था, एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ा था। तो इसका इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ कि इसको एशिया के अंदर सेकंड नंबर पे पोजीशन मिली जापान के बाद में। अब यहाँ पे ये जापान का क्यों बोला गया कि जापान के बाद में मिली, क्योंकि जापान जो है वो पहले क्या कर रहा था, इसको रूल कर रहा था ना, ये जापान की कॉलोनीज थी, यहाँ पे हमने पढ़ा था इस वाली लाइन में कि एक जापानीज कॉलोनी हुआ करती थी, बाद में यहाँ पे चाइनीज आ गए और फिर उन्होंने अपना कोशिश करी आधिपत्य जमाने की। तो उसी दौरान क्या हुआ, इसकी जीएनपी इंक्रीज हो गई, सेकंड टू जापान, जापान के जस्ट बाद में आई, ठीक है। और ये जो पूरी तरीके से व्यापार पर डिपेंडेंट थे उनकी इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही थी कि अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था, यानी कि अमीर सिर्फ अमीर नहीं हो रहा था और गरीब सिर्फ गरीब नहीं हो रहा था, गरीबों का भी स्टेटस धीरे धीरे सुधरने लगा था। यहाँ पे बस यही चीज बोली गई है, अब समझे? यस मैम। किसी और को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? No, ma'am. ओके। Even more dramatic has been the transformation of Taiwan into a democracy. और इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा चेंज बदलाव आया था, एक ड्रामेटिक चेंज आया था। ताइवान जो है वो एक डेमोक्रेसी यानी कि जनतंत्र यानी लोगों से जो जगह बनती है, सरकार बनती है, उस तरह की चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ताइवान बहुत ही शांत देश है, वहाँ पर मैं आपको एक इस चीज़ से रिलेटेड एक अलग इंसिडेंट मैं बता रही हूँ। वहाँ पर लोग बाग, जैसे अपन नॉर्मली बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो यू कैन हेयर अननेसेसरी हॉन्किंग, यानी कि आप देखेंगे कि लोग बाग बिना वजह के भी हॉर्न बजाते रहते हैं, जस्ट बिकॉज उनको आगे जाना होता है इसलिए। बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है, सामने वाली गाड़ी से और पीछे वाली गाड़ी से और आसपास की दोनों तरफ से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके वे चलते हैं, और वहाँ पर बहुत जब ज़रूरत पड़ जाए तभी आपको हॉर्न बजाना अलाउ होता है। और अपने इंडिया में क्या होता है, अननेसेसरी हॉन्किंग होती है हॉर्न की, यानी कि बेवजह भी कई बार लोग हॉर्न बजाते हुए चलते हैं, नॉइस पोल्यूशन करते हुए चलते हैं। तो ताइवान एक ऐसा देश है, क्योंकि ये यहाँ पे हम ताइवान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए ताइवान के अंदर लोग बाग हॉर्न नहीं बजाते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं और बहुत ही
पीसफुल होते हैं, ठीक है, शांति वाला माहौल है और बहुत ज़्यादा पोलाइट माहौल है लोगों का, ठीक है। ताइवान इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू लिव इन, एक अच्छी जगह है यहाँ पे अगर कोई रहना चाहे तो, ठीक है। अब यहाँ आगे का पढ़ते हैं। इवन मोर ड्रामेटिक हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर भी जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी को अपनाया जा रहा था। It began slowly after the death of Chiang in 1975 and grew in momentum when martial law was lifted in 1987 and opposition parties were legally permitted. अब ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग, जैसे कि हमने भी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे ये लोग नहीं चाह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका कोई रोल रहे, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी जो है उसको यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि ये पॉलिटिकल ओपोजिशन नहीं चाहते थे। तो जब ये शियांग मर गए, ठीक है, इनकी मौत के बाद में यानी कि 1975 में जब इनकी डेथ हो गई, तब यहाँ पर डेमोक्रेसी इम्प्रूव होने लगी, धीरे धीरे मोमेंटम यानी स्पीड उसकी अच्छे से आने लगी और यहाँ पे मार्शल लॉ जो था वो भी हट गया, ठीक है। इनके जो पहले के जो कानून थे वो इस लीडर के मरने के बाद में धीरे धीरे हटने लगे, इम्प्रूव होने लगे और यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज जो है उनको भी स्टैंड मिलने लगा, ठीक है। जो यहाँ पर नहीं मिल रहा था वो ही अब इनको यहाँ पे मिल रहा था, इनको लीगली मिल रहा था। The first free elections began the process of bringing local Taiwanese to power. और वही चीज़ जो हमने अभी यहाँ पे भी पढ़ी थी कि ऑपोजिशन पार्टी के साथ साथ लोकल जो लोग थे उनको स्टैंड नहीं मिलता था, ठीक है, वो भी इनको अब क्या मिलने लग गया था। यानी यहाँ पर इनको लोकल ताइवानीज लोग जो थे उनको पहले जब फर्स्ट फ्री इलेक्शन हुए तब इनको रोल मिलने लगा, इनको पावर मिलने लगी, ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपने आप को स्टैंड करने लगे थे। समझ आया अभी तक? इस लाइन तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, मैम यस। मैम ये जो है ना, कौन सी लाइन ये, एक मिनट मैम। इट बिगेन स्लोली आफ्टर द डेथ ऑफ चियांग इन 1975 वाली मैम, यहाँ से लेके पावर तक वापस बता दो। ओके, अब क्या हुआ था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जो ये लीडर थे शियांग काई शेक, जब ये अपनी पावर में थे तब इन्होंने साफ कर दिया था इस चीज़ को कि किसी भी लोकल आदमी को पावर नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी कि ऑपोजिशन में कोई पार्टी रहेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें को जब ये लीडर ही नहीं रहे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई 1975 में, तब इनके द्वारा लगाई गई जो एलिगेशन, मतलब इनके द्वारा लगाए गए जो रूल्स थे वो धीरे धीरे उठने लगे। और उससे पहले 1987 में यहाँ पे मार्शल लॉ चलता था, ठीक है, उसको भी इन्होंने वो भी हट चुका था। तो धीरे धीरे लोकल लोगों को गवर्नमेंट में रोल मिलने लगा, ऑपोजिशन पार्टीज वापस से इम्प्रूव होने लगी, लीगल तरीके से उनको परमिशन मिलने लगी कि हाँ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। फर्स्ट फ्री इलेक्शन हुए, उसके अंदर लोकल ताइवान के जो लोग थे उनको भी रोल प्ले करने का मौका मिल रहा था कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पावर में रखा जाएगा, आपको पावर मिलेगी। यही सारी चीज़ें हुई थी। ओके मैम। ठीक है। डिप्लोमेटिकली मोस्ट कंट्रीज हैव ओनली ट्रेड मिशंस इन ताइवान। डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो सिर्फ अधिकतर कंट्रीज जो थी उनका मेन क्या रोल हुआ करता था, ट्रेड मिशन हुआ करता था, यानी कि व्यापार ही उनका मेन मिशन हुआ करता था। ताइवान के अंदर व्यापार करने के लिए था मेन, ठीक है। Full diplomatic relations and embassies are not possible as Taiwan is considered to be part of China. अब पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रिश्ते जो हैं या एम्बेसीज जो है वो अपन नहीं इस चीज़ में कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ताइवान को हिस्सा बोला जाता है चाइना का। पहले ये कहाँ की कॉलोनी होता था? जापानीज कॉलोनी हुआ करता था। बाद में चाइना ने इसमें अपना एक वॉर लड़ा जापान से और जापान हार गया और चाइना ने अपना यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते थे। The question of reunification with the mainland remains a contentious issue, but cross-strait relations, that is between
Taiwan and China have been improving, and Taiwanese trade and investments in the mainland are massive, and travel has also become easier. अब क्या हुआ था, क्योंकि ये हिस्सा रहा है चाइना का, इसको बोला जाता है चाइना का हिस्सा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से रिश्ते जो थे ताइवान और चाइना के, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इसको हिस्सा बोल रहे हैं ये। आज भी अगर आप देखें तो ताइवान सपोर्ट नहीं करता है चाइना की कूटनीतियों को, ठीक है, चाइना की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं उनको ताइवान सपोर्ट नहीं करता आज के प्रेजेंट टाइम में भी। और उस समय भी यहाँ पर क्या हो रहा था, इश्यूज क्रिएट हो रहे थे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के, कि आप चीज़ों को, मतलब आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सीज जो है वो रेज हो रही थी, उसको बोला जा रहा था क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस जो थे इनके ताइवान और चाइना के, उसमें उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी आ रहे थे। ताइवानीज जो है वो ट्रेड कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है, और ट्रैवलिंग जो है वो भी ईजी हो गई थी, यानी कि ट्रैवल कर पा रहे थे लोग बाग ताइवान में। चाइना क्या है, शुरू से ही बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म का देश रहा है, वो कोशिश करता है कि वो ही अपनी सब जगह चीज़ों को फैला दे और वो ही अपने हिसाब से चलाए। अब जैसे कि रीसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो पेंडेमिक भी कहीं ना कहीं फैलाया हुआ चाइना के द्वारा ही है, लेकिन चाइना जो है इतना कह सकते हैं एक तरीके से ऐसा देश है कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, और वो साफ बोल देता है, किसी और पर ब्लेम कर देता है कि नहीं, हमने तो नहीं फैलाया ये, और हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना के अंदर अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, जहाँ पे ये फैला था, वुहान, ठीक है, वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, जबकि वैक्सीन नहीं बनी ऑफिशियली कहीं पे भी, उसके बावजूद यहाँ पे लोग बाग जो है बहुत इजीली पार्टी कर रहे हैं और नॉर्मली जी रहे हैं, और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल इसी पे चला गया है। और जबकि बाकी वर्ल्ड जो है वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के आज भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो चाइना की तब भी यही जो चीज़ थी, डोमिनेटिंग बिहेवियर्स का जो रहा है, वो ताइवान पे भी रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ताइवान में अब लोग बाग जो है ट्रेड भी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, और वहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे थे। चाइना में बी विलिंग टू टॉलरेट अ सेमी ऑटोनॉमस ताइवान एज लॉन्ग एज इट गिव्स अप एनी मूव टू सीक इंडिपेंडेंस। चाइना जो है वो टॉलरेट उसको जब ही कर रहा है, जब तक ही कर रहा है जब तक कि वो सेमी ऑटोनॉमस तरीके से चल रहा है। लेकिन जब ताइवान पूरी तरीके से कोशिश करता था उस समय में कि उसको इंडिपेंडेंस मिल जाए इससे, तो चाइना जो है वो मतलब अपने एक्शन में आ जाता था वापस से। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। नो मैम। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे? मैम यस। द क्वेश्चन से एक बार फिर समझा दीजिए। कहाँ से बेटा? द क्वेश्चन, अच्छा ओके। यस मैम। तो द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो कहाँ रह गया, वो इनके इश्यूज के बीच में ही रह गया, जिसको नाम दिया गया क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस, जहाँ पे ताइवान और चाइना जो है वो आपस में क्या थे, एक दूसरे के अब कहने को तो वैसे ये जापानीज कॉलोनी था ताइवान, ठीक है, लोग बाग तो वही रह रहे थे, ऐसा थोड़ी था कि भाई कि चाइना ने इससे लड़ाई लड़ी तो वहाँ के लोग जो है उनको बिल्कुल ही निकाल करके जापान में डाल दिया और खाली कर दिया और अपने लोग बसा दिए, नहीं, वो लोग भी वहाँ रह ही रहे थे, ठीक है। लेकिन चाइना क्या उनको सेमी ऑटोनॉमस तरीके से चला रहा था कि हाँ ठीक है, तुम थोड़ा अपने उसमें ताइवान में रहो, मतलब अपने हिसाब से जो चीज़ें करनी है, व्यापार करना है करो अपने हिसाब से, अपने इम्प्रूवमेंट लाना है किसी चीज़ में तुम वो करो, तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हें कहीं और से लेना है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ताइवान कोशिश करता था पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की, वहाँ पर ये चाइना जो है वापस एक्टिव हो जाता था और वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन विद द मेन लैंड रिमेन्स अ कॉन्टेंटेंशियस इशू, बट क्रॉस स्ट्रेट relations, that is between Taiwan and China, have been improving, and Taiwanese trade and investment in the mainland are massive, and travel has also become easier. अब ये जो क्वेश्चन उठता है रीयूनिफिकेशन का, उसके अंदर सिंपल सी ये चीज़ बोली जाती है कि भाई कहने को तो ये क्या है, एक तरीके से अलग है ताइवान, कुछ कुछ इसका कंट्रोल जो है चाइना के पास में है, लेकिन इनके बीच में कई सारी इस पहली बात तो इनके रिलेशन को नाम दिया गया है ये क्रॉस स्ट्रेट। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये मेरी
यस मैम। ओके, तो पहली बात तो इनके रिलेशन को नाम दिया गया है क्रॉस स्ट्रेट। उस रिलेशन के अंदर सिंपल सी बात ये बोली गई है कि आप अपने इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है, ट्रेड के अंदर, और आप हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हो अपने लैंड में, ठीक है, और आपके यहाँ पर ट्रैवलिंग भी इजी हो गई है। लेकिन कहीं कहीं चीज़ों पर आपको ऑटोनॉमी जो मिल रही है, सेमी ऑटोनॉमी, वो मिलेगी, और कहीं कहीं पे जब आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगी। यही क्वेश्चन जो है रीयूनिफिकेशन का वो कई बार उठा है। जो इनकी एक पर्टिकुलर ग्रुप है स्पेशली जहाँ पे डिवाइडेड वो है कि भाई ये पूरी तरीके से चाइना के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या पूरी तरह से चाइना का ही हिस्सा माना जाएगा, वो चीज़ उठती है कई बार, इस ज़माने में उठी है। रीयूनिफिकेशन का मतलब ही यही है, और इनके रिलेशंस को बोला गया है क्रॉस स्ट्रेट। अब समझ में आया? यस मैम। तो आज हमने पढ़ा है ताइवान की स्टोरी के बारे में कि किस तरीके से चाइना जो है, सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि ये जापानीज कॉलोनी था, ठीक है, फिर चाइनीज जो है इसके अंदर आ जाते हैं और एक वॉर सा हो जाता है, ठीक है, चाइनीज जो है चाइना को मिल जाता है ये, ठीक है, चाइना को सौंप देते हैं ये लोग लड़ाई के बाद में। फिर दो डिक्लेरेशन होते हैं यहाँ पे, कायरो डिक्लेरेशन और पोर्ट्स डैम प्रोक्लेमेशन, ठीक है। इसके अंदर ये हुआ कि जो पहले के यहाँ, जब ये जापानीज हार गए इस जगह को और ये चाइना के पास चला गया, तब यहाँ पर एक लीडर आए, ठीक है, जीएमडी जो थे वो थे। उन्होंने यहाँ पे बहुत मास किलिंग भी की, मतलब लोगों को बहुत मारा भी है, और यहाँ पे ये पूरी जनरेशन साफ कर दी थी इन्होंने, ठीक है। इस जीएमडी का फुल फॉर्म ये है, जर्नल मटेरियल डेजिग्नेशन सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये बोला जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। और आपको मैं एक क्लियर और टर्म बता देती हूँ इस चीज़ से रिलेटेड ही, ठीक है। इसमें ये था कि इनके एक लीडर आए थे जीएमडी के अंडर ही, शियांग काई शेक, जो एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट यहाँ पे चलाना चाहते थे, ठीक है। और रिप्रेसिव गवर्नमेंट के अंदर वो क्या कर रहे थे, वहाँ के लोकल लोग जो थे उनसे उन्होंने सारी पावर छीन ली थी, ऑपोजिशन पावर हटा दी थी। बोले कि आप यहाँ पे ऑपोजिशन में, मतलब जैसे अपने यहाँ पे कांग्रेस है ऑपोजिशन में, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी ऐसे थोड़ी कर दी कि कांग्रेस को बिल्कुल हटाई दे, साफ ही कर दे, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं किसी भी एरिया को, उनको बिल्कुल साफ कर दे कि नहीं आपको तो अब कोई पावर मिलेगी नहीं। इन लोगों ने यही किया था, इन्होंने पूरी पावर हटा दी थी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन हटा दिया था, लोकल पॉपुलेशन का जो इन्वॉल्वमेंट था वो हटा दिया था, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे, बोल नहीं सकते थे, नहीं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी रूलिंग उसके खिलाफ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, और पर इन्होंने दो अच्छे काम भी किए हैं। एक तो इन्होंने खेती बाड़ी इंप्रूव करी थी, इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी थी, और इसके साथ में मॉडर्नाइज इकोनॉमी यानी मॉडर्नाइज आर्थिक व्यवस्था जो है उसको भी सुधारा था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ था, 1973 के अंदर ताइवान खुद से इतना अच्छा अपना स्टैंड ले पाया था कि जापान के जस्ट बाद में उसका जो है सेकेंड जापान, यानी कि जापान के 2 कदम बाद में ही इसका अच्छा वो आया था, एक स्टैंड ले पाया था ये, ठीक है, इतना इम्प्रूव हो गई थी इसकी चीज़ें। लेकिन शुरुआत से ही एक क्वेश्चन जो है बार बार उठता रहा है कि क्या जापान जो है वो पूरी तरीके से चाइना का ही हिस्सा है और उसको चाइना की उसमें ही माना जाए, ठीक है, चाइना के हक में ही माना जाए। ये क्वेश्चन अक्सर उठता रहता है और आज भी उठता है, इस क्वेश्चन का आज भी कोई वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ताइवान जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मानता जापान का। और वो अब तो क्या, आज के प्रेजेंट कंडीशन के अंदर तो वैसे भी चाइना को कोई सपोर्ट करता नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान को छोड़ करके जो चाइना को सपोर्ट करे, इसकी नीतियों को सपोर्ट करे। और उस समय भी यही क्वेश्चन उठाया जा रहा था जब ये इनके लीडर की डेथ हुई शियांग की 1975 में, तो इनके द्वारा लगाए गए जो कानून थे वो उस समय हटा दिए गए, और उसके बाद में लोकल लोगों का भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, लोकल लोगों को भी रोल मिलने लगा गवर्नमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं द स्टोरी ऑफ ताइवान के अंडर। अगर आपको इस स्टोरी के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सेंटेंस से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम्स कल सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना मैम ही। यस
मैम जीएमडी की फुल फॉर्म एक बार वापस बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जीएमडी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस मटेरियलिस्टिक, लेट मी ओके, हाँ, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, ठीक है। ये मैं आपको और अच्छे से कल इसके बारे में समझा दूंगी जो ये चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी जो टर्म्स होती हैं वो पर्टिकुलरली उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होते हैं फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं कल आपको प्रॉपरली कंफर्म करके अच्छे तरीके से और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कल के लिए कलेक्ट कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। हैव अ नाइस डे Thank you, अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वेलकम। Thank you, ma'am.